हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर क्रम में यानी समांतर क्रम को ही हम पार्श्वक्रम कहते हैं और उसे इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। अगर हम सेल को पैरेलल कैसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ये देखिए, ये फिगर में आपको यहाँ पे सेल दिख रहा होगा। इसे हम समांतर क्रम में देखिए, एक जोड़े हैं, दूसरा जोड़े हैं, तीसरा जोड़े हैं, चौथा जोड़े हैं। ऐसे ही हम समांतर क्रम में सेल को जोड़ते चले गए हैं। एक के ऊपर एक कैसे जोड़ा गया है। अब सोगा जिसको कैसे हम इसमें कनेक्ट कराए हैं, कैसे जोड़े हैं, ये देखिए। इस क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु से यानी इसके सेल के पॉजिटिव पॉइंट को एक पॉइंट से जोड़ दिए गए हैं तथा ऋण ध्रुव को दूसरे पॉइंट से, और जो निगेटिव पॉइंट है इस सेल का उसको एक पॉइंट से जोड़ दिया गया है। सारे सेल की बात कर रहे हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल तो ई है। देखिए, ई है विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। आंतरिक प्रतिरोध आर है और एन सेलों की यह बैटरी बाह्य प्रतिरोध आर से, यानी हम एन इनफाइनाइट सेल इसमें जोड़े हैं और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर है और जो बाह्य प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल आर है। चूँकि सेल समांतर क्रम में जुड़ी है, चूँकि हम सेल को समांतर क्रम में जोड़ते चले गए हैं, तो अतः हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा वो ई ही होगा, ई चेंज नहीं होगा। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 हो तो तब जो है 1/R1 इक्वल टू 1/r प्लस 1/r इनफाइनाइट एन तक जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ 1 2 ऐसे चेंज नंबरिंग होता जाएगा, तो हम इसको 1/R1 को हम लिख सकते हैं n/r। एन यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी इनफाइनाइट हो सकता है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अगर हम टोटल इसका रेजिस्टेंस निकालें, इस टोटल जो परिपथ दिया है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R/n प्लस कैपिटल R, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। अब यदि बाय परिपथ में करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट जो है I फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू E/R/n प्लस R। तो n को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो n इंटू E/R प्लस n R, ये जो है I इक्वल का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे केस आता है कि मान लीजिए ये जो R है ये ग्रेटर हो कैपिटल R से, या भी होता है ये जो R है वो लेस हो सकता है। ये दोनों में इन I का वैल्यू चेंज होता जाएगा, I का वैल्यू डिफरेंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट केस में I का वैल्यू क्या होना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पे, यदि R जो है ये इतना है कैपिटल R के आंतरिक बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तब जो है I का वैल्यू हो जाएगा NE/NR इक्वल टू E/R। तब जो है I का वैल्यू E/R रहेगा। अगर यहीं पे R का वैल्यू बहुत अधिक हो सकता है कैपिटल R के, तो जो है I का वैल्यू हो जाएगा आपका N कैपिटल E/R। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे I का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। हमने क्या कहा, यह जो यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तो जो स्मॉल r है वो n इंटू R की तुलना में बहुत ही छोटा होगा। और तो हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जब रखे हैं तो I इक्वल टू, तो n से n कैंसिल हो गया, E/R आया है। ये भी कह सकते हैं कि कुल धारा जो है वो एक सेल में मिलती है।
और जो वैद्युत धारा के बराबर होती है। अतः कम आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो कम है, आंतरिक प्रतिरोध कम है, वो सेल के साथ समांतर क्रम में जोड़ने में कोई लाभ नहीं होता है। और सेकंड केस जो है ये है कि यदि एक स्मॉल आर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध में बहुत बड़ा है तो I=N/E/R। यह वैद्युत धारा एक सेल में से मिलने वाली, यह जो वैद्युत धारा है, जो करंट है, वो एक सेल में मिलने वाली है तो उसका वैद्युत धारा N गुनी होगी। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जब सेल का, मान लीजिए जब सेल का जो है वो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, जब उनकी तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा हो, तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और इसमें तीसरा केस ये भी बन सकता, मान लीजिए अब समांतर क्रम में जुड़े हुए सेल को विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न है, तब उन सेल में किसी बाह्य परिपथ में धारा का मान किरचॉफ के नियम से ज्ञात करेंगे। अब आप पूछेंगे कि किरचॉफ नियम क्या होता है, तो किरचॉफ नियम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्ले करके बताएंगे किरचॉफ नियम किसे कहते हैं। सो गाइस, पहले आप इतना रिवीज कीजिए, इसको वॉच करिए, स्किप मत करिए। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें और अपने बाकी दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। अगर आपको समझ आया है तो एक कमेंट तो बनता है।